हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7 और ये लास्ट लेक्चर है इसका। यह है रिएक्शन विद मेटल। तो जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, जो बहुत जल्दी कंबाइंड हो जाते हैं एल्काइल क्लोराइड के साथ या हैलाइड के साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ, और क्या बनाते हैं, कार्बन मेटल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन मेटल बॉन्ड इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटेलिक मीन्स मेटल। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब किसके साथ कंबाइंड होते हैं, मेटल के साथ, उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन मेटल बॉन्डिंग होती है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसका एक एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, जो सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है, टू फॉर्म एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने दिया था। तो ये जो था विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ये रिएजेंट दिया था और उसको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इन 1912 में। इसकी मेन खास बात क्या है, देखो, इससे आप हर एक कंपाउंड को बना सकते हो। ठीक, किसी भी कंपाउंड को आप क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX या RMgBr। यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें मैग्नीशियम मेटल यूज किया हुआ है। तो बनता कैसे, देखो, RX है, दिस इज एल्काइल हैलाइड, उसमें मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बनेगा RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे CH3Br प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाता है CH3MgBr। या फिर C2H5Br प्लस Mg, तो ये बनेगा CH3MgBr। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको। तो मैकेनिज्म ये देखो, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम होता है 282, तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके तो मैग्नीशियम में प्लस चार्ज आया और ये बन गया आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब क्या होता है, फ्री रेडिकल बना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये किसके साथ कंबाइंड होगा, RX के साथ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर था। जो X होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, RX माइनस हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन किससे अटैच हो जाता है, इस R से। ये भी आपका क्या बन गया, एल्काइल फ्री रेडिकल। ये बन गया आपका एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, देखो, एक फ्री रेडिकल आपका ये बन गया, दूसरा फ्री रेडिकल आपका ये बन गया, और तीसरा X माइनस ये बन गया। तो आपको पता है कि फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होते हैं हर हमेशा। तो R और Mg आपस में कंबाइंड होंगे तो RMg बन गया, और ये प्लस और ये माइनस है तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होके प्लस माइनस बना देते हैं। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्ड होता है। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, CH2 लिखा है Br, और यहाँ पे लिख दिया Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जहाँ पे Mg और Br होगा उसके बीच में कौन आ जाएगा, सॉरी, जहाँ पे CH2 और Br होगा उसके बीच में कौन आ जाएगा, Mg, तो बन जाएगा CH2MgBr। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ध्यान रखना है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम वाटर में डालेंगे तो एल्केन बन जाता है। वाटर या कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन जिसमें भी होगा उसमें एल्केन बनता है। कैसे, देखो, वाटर होता है, वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। यहाँ देखो जनरली मैग्नीशियम होगा प्लस चार्ज वाला और CH3 होता है माइनस चार्ज वाला। तो होगा क्या, CH3 और H प्लस मिलके क्या बना देंगे, मिथेन यानी एल्केन। और ये OH माइनस किसके साथ जाएगा, Mg के साथ, तो ये बना देता है MgOHBr। तो ये ऐसी कंपाउंड बनाएगा। ऐसी सेम है, देखो, एल्कोहल लिया आपने, एल्कोहल में H प्लस होगा और CH3O माइनस होगा। तो ये H प्लस किससे कनेक्ट होगा, CH3 के साथ, तो CH3 प्लस H तो बन जाएगा CH4। और ये CH3O माइनस किसके साथ कंबाइंड होगा, Mg के साथ, और ये क्या बना देगा, MgBr, और ये OCH3। ऐसे ही देखो CH3MgBr है और इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, अमोनिया। तो NH2
माइनस और H प्लस, तो H प्लस किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ, और NH2 किसके साथ जाएगा, Mg के साथ, तो बनेगा CH4 प्लस Mg NH2 एंड Br। अब देखो वुड्स रिएक्शन आ गया, पहले भी आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था एल्कीन में, दोबारा रिपीट हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, इसको हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा देखो, हायर एल्केन फॉर्म्ड होता है, हायर एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अगर हमने डिफरेंट क्या ले लिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ले लिए, तो हमें क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म्ड होते हैं। जैसे देखो CH3 एक C है और 2 C है, तो एक C आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, एक C तो बन जाएगा CH3 2 C हैं, 2 C भी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, 2 C यानी ब्यूटेन, और एक बार ये 2 और एक ये, तो 3 प्रोबेबिलिटी है जनरली इसके मिक्स होने के, CH3 CH2 CH3, ये आपको डिटेल में मैंने पहले बता दिया था। अब देखो ऐसे वुड्स फिटिग रिएक्शन, फिटिग ने एरोमेटिक के लिए दिया था, तो ये हो गया ब्रोमो बेंजीन, दिस इज कॉल्ड ब्रोमो बेंजीन। एक जैसी रिएक्शन है, देखो कोई चेंज ही नहीं है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और ये आपका क्या, ब्रोमो मिथेन। वुड्स ने कैसे दिया था, वुड्स ने दिया था एलिफैटिक, और फिटिग ने क्या दिया था, एरोमेटिक, तो ये किसने दिया था, फिटिग ने, और ये वाला एलिफैटिक का किसने दिया था, वुड्स ने, तो दोनों ने मिक्सअप कर दिया कि मैं एलिफैटिक का और उसने कहा मैं एरोमेटिक का। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया तो कंपाउंड बन गया। कैसे देखो, फिर NaBr बाहर हो गया और ये CH3 यहाँ अटैच हो गया, दिस इज कॉल्ड टॉल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बाकी सारी कंडीशन उसने सेम रखी, तो उसने देखा कि जो 2NaBr बाहर हो गया और ये क्या हुआ, CH3 बेंजीन के साथ अटैच हो गया, मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन। ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर मैंने CH3 की जगह पे C2H5 लिखा है, अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ठीक है, फिर क्या होगा देखो, यहाँ से NaCl बाहर होगा और ये C2H5 यहाँ अटैच हो गया, प्लस 2NaCl। सेम कंडीशन है जैसे वुड्स ने किया, ऐसे वुड्स फिटिग ने मिलके किया था, वुड्स फिटिग। और सेम केस किसने किया था, फिटिग ने, लेकिन फिटिग ने किसके लिए किया था, एरोमेटिक के लिए। अभी मैंने आपको बताया बेंजीन वाले कंपाउंड के लिए, दिस इज क्लोरोबेंजीन, तो उसने बेंजीन के केस में किया, यानी एरोमेटिक के लिए फिटिग ने किया था और एलिफैटिक के लिए वुड्स ने किया था। फिर उन्होंने आपस में मिक्सअप कर दिए, एक ने एरोमेटिक का किया, दूसरे ने एलिफैटिक किया, और तब भी कंपाउंड बन गया। तो देखो फिटिग कहता है कि जो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को यानी एरोमेटिक को, एराइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलेगा, डाई या बाईफिनाइल बन जाते हैं, यानी 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हो गए, या इसे कहते हैं फिनाइल बेंजीन। इसका नाम एक और नाम है फिनाइल बेंजीन या डाईफिनाइल, और NaCl क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, तो इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास बोर्ड लेवल में कि हेलो एरीन्स है या एल्काइल हैलाइड होता है जो, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, क्यों? इसका रीजन है 2, रेजोनेंस इफेक्ट और sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट से मेन होता है। देखो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि आपको पता है कि जो एराइल हैलाइड होगा यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है, CCl के बीच में क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। देखो ये रेजोनेंस दिखाता हूँ आपको, ये देखो CCl है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बेंजीन रिंग होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ देगा तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहाँ चला गया माइनस के फॉर्म में। इसके बाद फिर क्या होता है, माइनस से इधर आएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से डीलोकलाइजेशन होता है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो CCl होता है, CCl में पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है। पार्शियली डबल बॉन्ड होने से क्या होगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। किसके कंपैरिजन में, जो CCl है किसका वाला, एलिफैटिक वाला। जैसे मैंने कहा CH3Cl, तो CH3Cl ये एलिफैटिक वाला है। तो एलिफैटिक का जो CCl होता है और ये एरोमेटिक का जो CCl है, तो एरोमेटिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड आता है, और पार्शियली डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है,
यहाँ से इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको रिप्लेस करेगा दूसरा एटम, तो इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। हेलो एरीन्स में CCl बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। देखो यहाँ ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब डबल बॉन्ड की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी इसकी। देखो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, पास पास आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं होता या बहुत कम होता है, जबकि एलिफैटिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होती है वो एलिफैटिक में जल्दी होती है और एरोमेटिक में कम होती है। इसका रीज़न ये है। अब सेकंड देखो, रेजोनेंस की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ज़्यादा होती है। देखो ये ऑर्थो में घूम रहा है और एक पैरा में घूम रहा है रेजोनेंस की वजह से, तो ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब देखो दूसरा है sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन। sp2 की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन s करेक्टर बढ़ जाएगा, उसका s करेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसे तोड़ना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए CCl बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है एरोमेटिक कंपाउंड या हेलो एरेन्स, ये ध्यान रखना है। अगर वो कह रहा है किसी कंडीशन में सेल्फ आयोनाइजेशन हो गया, यानी ये बॉन्ड टूट गया आपस में, तो भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ माइनस आ गया। अब प्लस चार्ज में रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी एरोमेटिक रिंग में प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, ये कंडीशन अनस्टेबल है, इसलिए वो ऐसे ही रहना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि जो स्टेट आ रही है वो ज़्यादा अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल को नहीं बल्कि स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल होती तो चेंज होना चाहता, लेकिन अगर ये अनस्टेबल हो रहा है तो ये कंडीशन को नहीं करना चाहेगा, ये इस कंडीशन में नहीं आना चाहेगा। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि किसी कंडीशन में पॉसिबल होती है। लेकिन आपको ये देखो मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक के लिए किस कंडीशन में पॉसिबल होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं SNAR में। SNAR में देखो हम पहले बता चुके हैं। SNAR में देखो ये वाला था कि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं उसमें कोई स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। ये कौन सा है, देखो SNAR वाला, ठीक है। एक बार इससे बता देता हूँ, आपके जो बोर्ड की बुक है उसमें भी। तो ये देखो ये है, अगर वो कहता है कि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया तो NaOH और 433 केल्विन और H3O+ या H+ की कंडीशन में ये रिएक्शन देगा। इसको ध्यान रखना, इसे कहते हैं डॉ प्रोसेस। ध्यान रखो, ये आगे भी आएगा, अभी ये किस में आएगा, फिनॉल में आएगा। दिस इज कॉल्ड डॉ प्रोसेस, ये लिख लेना आप लोग चाहे तो। ये देखो यहाँ से अगर आपको OH करना है तो एक क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। अगर आपने 2 लगाया तो देखो टेम्परेचर कम दिया, प्रेशर नहीं भी दिया, कम दिया, तो भी क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। आपने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो थोड़ा सा गर्म किया आपने, वार्म किया, और ये क्या होगा, तुरंत रिप्लेस हो जाएगा। OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए, और यहाँ 3 स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए क्या हुआ, बहुत जल्दी हो जा रहा है। देखो वार्म करते थोड़ा सा गर्म किया आपने और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो स्पेशल कंडीशन में ही ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड, तो जितने भी एराइल हैलाइड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। आपको देखो इसकी भी मैकेनिज्म बताई थी मैंने, एक बार उससे दिखा देता हूँ आपको। पहले ये देखो, ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, यानी प्लस चार्ज को जनरेट करते हैं। उसके लिए हम लेविस एसिड को यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं किसमें, बेंजीन रिंग में। तो जो ये प्लस चार्ज है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाता है इस कार्बन के पास, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके पास चला गया, Cl के पास। तो इलेक्ट्रॉन किसने लूज़ किया था, यहाँ पे इस कार्बन ने लूज़ किया था,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये रेजोनेंस शो करेगा, देखो यहाँ प्लस यहाँ आएगा, इस तरीके से घूमता चला जाएगा, प्लस यहाँ 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 इस तरीके से घूमेगा रेजोनेंस के थ्रू। उसके बाद देखो ये प्लस था, अब ये प्लस क्या होगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो ये HCl के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl, और FeCl जो कैटलिस्ट का काम कर रहा था वो सेफ हो जाएगा और यहाँ पे Cl इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, ये ध्यान रखना है, और इसकी मैकेनिज्म ये है। अब देखो ये बहुत आसान है, जो एरोमेटिक का रिएक्शन है वो सबके साथ सेम है। देखो मैं अभी से बोल रहा हूँ, आज से लेके और जितने तक मैं लास्ट तक बताऊंगा सब में सेम है। देखो सेम क्या है, हेलोजिनेशन करेंगे, हमने हेलोजन ले लिया, मैंने हेलोजन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, ये क्या होता है, लेविस एसिड होता है। तो होगा क्या, देखो ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, आपको बोला था यहाँ से क्या निकलेगा, Cl+, यानी इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहिए, Cl तो यहाँ पे पहले से है, तो आपको अभी बोला मैंने ये जाएगा प्लस वाला ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में। तो एक बार ये ऑर्थो में अटैच हो गया, एक बार ये पैरा में अटैच हो गया। अब इसमें से ज़्यादा कौन बनेगा, मेजर वाला बनेगा पैरा। रीज़न क्या है, देखो ये ऑर्थो ग्रुप है, ये ऑर्थो ग्रुप है, ये आपस में क्या होंगे, रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन की वजह से क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल होगा तो ये कम बनेगा, स्टेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, ये कम बनेगा। ठीक है, तो ये सेम है, आपको बताया। सेकंड स्टेप में होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अगर कभी भी आपको करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये फ्यूमिंग H2SO4 रिएक्ट कराएंगे और इसमें सल्फोनिक ग्रुप निकलता है। सल्फोनिक ग्रुप कौन सा होता है, SO3H+ का, SO3H+ वाला होता है। ठीक है, SO3H होता है, कैसे बना, देखो H2SO4 आपने देखा होगा, ये बन गया H2SO4 होता है, ऑक्सीजन यहाँ लग गया O डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ से OH ग्रुप रिलीज होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो यहाँ से H निकलता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चले जाएंगे तो ये सल्फर पे क्या होगा, प्लस चार्ज आता है। यहाँ से दूसरे से H+ मिलेगा तो H+ और OH- मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। और यहाँ पे जो सल्फोनिक है उसमें S में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। तो इस ग्रुप को कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप, कभी भी सल्फोनेशन होगा तो ध्यान रखना SO3H ग्रुप ही अटैच होगा, फिक्स है ये। चाहे यहाँ से आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो, आप एरोमेटिक में जहाँ पे भी सल्फोनेशन आएगा तो आपको समझ जाना है SO3H ग्रुप को हमने अटैच करना है, क्योंकि ये प्लस होता है। अब देखो एक बार ऑर्थो में गया, एक बार पैरा में गया, ज़्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनेशन, यानी कंसंट या फ्यूमिंग H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करेंगे किसको, हेलो एरिन्स को, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देखो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन होता है हेलो एरिन्स इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 से हम रिएक्शन करेंगे तो अब नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप निकलेगा, नाइट्रेशन में निकलता है NO2 ग्रुप। नाइट्रेशन आप करोगे आप लोग, नाइट्रेशन का मतलब H, यहाँ पे क्या होगा O, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। अब हमने इसमें H2SO4 को क्यों डाला, सबसे पहले यहाँ H2SO4 होता है, उसके बाद तो H2SO4 का काम क्या है, यहाँ पे H+ देना। अब ये H+ किसके साथ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा HO, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और ये O। अब ये पूरा वाटर ग्रुप फिर यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा और इस नाइट्रो पे N पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के साथ चले जाता है, तो नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। यानी अब से कभी भी नाइट्रेशन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि हमें NO2 प्लस NO2 ग्रुप को ही अटैच करना है, फिक्स है। और नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में ही होगा। अगर आपने ये नहीं लिया है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, देखो नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा में, फिक्स है, ऑर्थो पैरा पे लगेगा और ज़्यादा कौन बनेगा, फिर पैरा वाला बनेगा। तो इसको ध्यान रखना आपने कि जब भी नाइट्रेशन करेंगे, अब से एरोमेटिक कंपाउंड किसी में भी XYZ
और वो देखना है कौन सा डायरेक्टिंग होता है। तो नाइट्रो में किसकी प्रेजेंस में होगा, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। और कौन सा ग्रुप अटैच होगा, नाइट्रो ग्रुप, इसीलिए इसका नाम रखा नाइट्रेशन। ठीक है, ये हो गया 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। अब आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप निकलेगा, देखो यहाँ से। अब इसमें भी क्या होगा, देखो CH3Cl है और यहाँ पे है AlCl3। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसे खींचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ से इसने क्लोरीन को अपनी साइड खींचा, क्लोरीन को खींचेगा तो क्लोरीन अपने साथ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, क्लोरीन को ले जाएगा तो CH3 में प्लस चार्ज आएगा और AlCl4 माइनस का। तो हमें क्या चाहिए, मेन हमें क्या जनरेट करना है, प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। इसीलिए मैंने कहा इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि सब में हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये CH3 प्लस इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करता है, तो क्या बचेगा, HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से HCl बनेगा बाई प्रोडक्ट में। और ये ग्रुप CH3 प्लस ग्रुप कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा में। बहुत आसान है ये तो, ऑर्थो एंड पैरा। हर एक केस में ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा में, हर एक केस में। तो 1 क्लोरोटोल्विन एंड 4 क्लोरोटोल्विन। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। होता क्या है, देखो कोई भी हेलो एल्केन्स में जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दिस इज लेविस एसिड। तो इसको क्योंकि इस साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसके नाम से रखा गया इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप ही अटैच होगा, एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, इसीलिए उसने कहा इससे एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ध्यान रखना, ये बहुत बार आएगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एरोमेटिक के केस में यही सारी चीज़ें आएंगी हर बार, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट हो जाएगा, वहाँ पे मुझे पूरा बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक केस में ऐसा ही होगा। फ्रीडल क्राफ्ट कोई भी आ जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में यहाँ OH हो जाएगा, एल्डिहाइड में यहाँ CH हो जाएगा, लेकिन जो जितनी रिएक्शन से बाकी क्या होंगी, सेम होंगी। इसीलिए ध्यान रखना, इसे हर एक केस में सेम रहेगा। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप को एसाइल कहते हैं, या RCO ग्रुप को एसाइल कहते हैं। तो देखो होता क्या है, ये जैसे CH3CO ग्रुप, तो दिस इज एसाइल। अब यहाँ पे भी यही होगा कि जो एसाइल क्लोराइड को रिएक्शन करेंगे हम किसी भी हेलो एरीन्स में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। एनहाइड्रस का मतलब जिसके पास वाटर ना हो, AlCl3 या FeCl3। तो इसका काम भी वही है, देखो सेम है। ये क्या करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ पे AlCl3। तो ये क्या करेगा, Cl को यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा, उसे Cl से। तो इस Cl को ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, C में प्लस चार्ज आएगा। और हमारा काम क्या है, मेन इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। प्लस चार्ज कहाँ से आएगा, तो प्लस चार्ज बन गया हमारा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, एसाइल। ठीक है, बाकी ये बना, फिर ये दोबारा रिएक्शन होती। तो यहाँ पे एसाइलेशन का मतलब होता है कि ये एसाइल ग्रुप अटैच होता है, देखो यहाँ COCH3 और COCH3 कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में, सबके साथ सेम है। तो व्हेन हेलोएरीन्स इज ट्रीटेड विद एसाइल हैलाइड, एसाइल मतलब RCOX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा, एसाइल ग्रुप अटैच होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब ध्यान रखना, एसाइल ग्रुप अटैच होगा। ये भी बहुत बार आएगा एरोमेटिक में, जब भी आप पढ़ोगे एरोमेटिक में, तो जो मैंने 5-6 रिएक्शन बोली ये सबके केस में A to Z, तो वहाँ पे आपको आसान हो जाएगा। तो इसका नाम होता है 1 क्लोरो एसिटोफिनोन, इसका कॉमन नेम है, और ये होगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब है देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या कहता है कि जैसे आपका वुड्स रिएक्शन है वैसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। उसमें जिंक मेटल को यूज़ करते हैं और वुड्स में हम सोडियम मेटल को यूज़ करते हैं। तो उसने कहा कि अगर हमने जिंक मेटल को यूज़ किया तो क्या होगा, देखो ZnCl2 यानी Zn इन दोनों हेलोजन को लेके निकल जाएगा और यहाँ पे हायर एल्केन हमें फॉर्म्ड होगा, यानी सेम जैसे वुड्स रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
यानी एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर एल्केन इज फॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा CH3Cl प्लस Zn प्लस ClCH3, तो यहाँ से क्या हुआ, ZnCl2 बाहर हो जाएगा और ये CH3 क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट होती है। अब देखो इसके लास्ट पार्ट में आ गए हम लोग कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल जैसे पहले देखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, हमें एल्कोहल बनाना है तो मुझे एल्कोहल में भी इसे पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो फिर वहाँ मैं पढ़ाऊँगा नहीं, यानी कि क्या होगा, शॉर्ट होती जाएंगी चीज़ें। अब ये किस केस में होता है, ये होता है एक्वस NaOH। ध्यान रखना, पहले बार हमने लिया था एल्कोहलिक, यहाँ पे लेना है हमने एक्वस NaOH। अगर आप एक्वस NaOH लेते हो या एक्वस KOH लेते हो, एक्वस है, एक्वस में क्या होता है, K प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये OH किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, X को, और ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ये SN2 रिएक्शन होती है, क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यूज़ किया है। ये KOH NOH इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यूज़ करेंगे तो SN2 मैकेनिज्म होगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में क्या है, जहाँ पे Br है वहाँ पे हटा के आपने OH को रखना है बस। कहीं पे भी Br होगा, I होगा, Cl होगा, वहाँ से आप हटाओ और क्या लगा दो वहाँ पे, OH। तो ये किस में है, देखो एक्वस NaOH, एक्वस KOH या मॉइस्ट NaOH, AgOH और मॉइस्ट Ag2O। इस केस में क्या होगा, जहाँ पे हेलोजन है उसको हटाओ और वहाँ पे OH लगा दो, कोई भी रिएक्शन हो। सेकंड देखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ OR ग्रुप, इससे ईथर बनता है, ईथर होता है ROR। ठीक है, अब ईथर कैसे बनेगा, देखो जैसे मैंने कहा RX ले लिया, इसमें OR माइनस लाना है मुझे कहीं से, OR माइनस यहाँ पे अटैक करेगा इसके प्लस के पास और क्या करेगा, X को अलग कर देगा, तो ROR यानी ईथर बनेगा। कैसे बनता है, देखो RX प्लस R, इसे 1 मान लो, R1X और ये R2ONA। अब Na तो जल्दी निकल जाएगा, तो ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा, प्लस के पास, तो बनेगा R1O R2। R1 और R2 दोनों मिक्स हो जाएंगे तो R1O R2 यानी ईथर बनेगा, और NaX क्या होगा, बाहर हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड ईथर। ठीक है, जैसे मैंने कहा CH3Cl प्लस C2H5ONa, तो NaCl बाहर हो गया और ये लगेगा CH3O C2H5, यानी ईथर फॉर्म्ड हो गया। तो ईथर की रिएक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा, ये है विलियमसन सिंथेसिस, और यहाँ पे भी देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, इन्वर्जन होगा, और OR माइनस क्या होता है, यहाँ पे हम OR माइनस को यूज़ करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना। तो जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 मैकेनिज्म होगी, और अगर वीक लेंगे हम तो SN1 होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस का एग्जाम्पल है। तो वो रिएक्शन हम ईथर के साथ फिर दोबारा पढ़ेंगे। ऐसे देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ऑफ CN ग्रुप, ये बोर्ड लेवल में कई बार क्वेश्चन पूछा, मैं आपको डिस्कस करूंगा, बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ CN ग्रुप को और फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, और इसका IUPAC नेम होता है नाइट्राइल। ठीक है, तो जब भी आपने RX लिया उसमें CN माइनस से रिएक्शन कराओगे तो RCN होगा, इसे कहते हैं एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल। जैसे कोई भी रिएक्शन ले लो आप, C2H5Br प्लस KCN, एल्कोहलिक लिखा होगा, ध्यान रखना, एल्कोहलिक, या यहाँ पे C2H5OH लिख लिया, एक ही बात है। तो ये क्या करेगा, ये CnBr को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है, तो बनेगा C2H5CN और KBr। ऐसे देखो C2H5I और NaCN और KCNO एक ही बात होते हैं, कई बार NaOH और KOH एक ही बात है। तो Na क्या करेगा, इस I को सब्स्टिट्यूट करेगा और CN यहाँ लग जाएगा, तो CN ने I को हटा दिया, C2H5CN और NaI। ठीक है, ये क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है। बाकी सारे SN2 के आपको मैंने डिटेल में बता दिया था, क्योंकि KCN या NaCN क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब देखो आइसोसाइनाइड कैसे बनेगा, आइसोसाइनाइड सब्स्टिट्यूशन ऑफ NC बनता है आइसोसाइनाइड, इसे कहते हैं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। देखो RX था, NC बनेगा, तो ये क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है AgCN के केस में, बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। RX से मैंने AgCN लिया तो बनेगा आइसोसाइनाइड और AgX, ठीक है। कोई भी ले लिया, मैंने लिखा है यहाँ पे C2H5Br और AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा RNC यानी आइसोसाइनाइड और AgBr अलग हो जाएगा। ये भी SN2 रिएक्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यूज़ करते हैं, तो ये SN2 है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन बोर्ड लेवल में भी आता है कि C2H5Br से अगर हमने KCN से रिएक्शन कराया तो साइनाइड बन गया, और अगर हमने AgCN से रिएक्शन कराया तो आइसोसाइनाइड क्यों बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो इसका आंसर सिर्फ क्या है, देखो जो KCN होता है ये आयनिक बॉन्ड होता है, ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड होगा। तो आयनिक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, K+ और Cn- में टूटता है। तो यहाँ पे जो अटैक करता है ये Cn- के थ्रू अटैक करेगा। लेकिन जब हम AgCN की बात करेंगे तो Ag और Cn के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। फैजान रूल अप्लाई करो, देखो इसमें लगता है 18 रूल वाला, जो नोबल गैस का स्यूडो नोबल गैस जिसने पढ़ा होगा फैजान रूल, उसमें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखो। तो Ag में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब टूटेगा नहीं तो किससे रिएक्शन करेगा, वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है वो। फिर ये नाइट्रोजन अटैच होता है किसके पास, R के पास। तो उस केस में अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन करता है, इसीलिए आइसोसाइनाइड बनता है। यही तो है, इसे कहते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। आपको बताया था एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है, एम्बिडेंट का मतलब C और N, जो Cn होता है वो C से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे देखो इस केस में ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा। तो ये कंडीशन को ध्यान रखना है, किस कंडीशन में नाइट्रोजन अटैच होगा और किस कंडीशन में कार्बन अटैक करेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम केस किसके साथ है, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO नाइट्राइड ग्रुप के साथ, और इसमें नाइट्राइड बनता है एल्काइल नाइट्राइड यानी ONO बनेगा, ठीक है। अब किस केस में ONO बनेगा और किस केस में NO2 बनेगा, इसे ध्यान से देखना है। सेम रीजन है, जैसे मैंने कोई एल्काइल हैलाइड लिया और उसको ONO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RONO बनेगा। तो यहाँ पे K होना चाहिए, इसका एक्चुअल में KONO जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं इसको किस में एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्चुअल में ये होता है KNO2। KNO2 का फुल फॉर्म ये होती है KON_O। तो ये क्या है, मैंने अभी बताया आपको, K वाला क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यहाँ से टूटेगा, और ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास। तो इसीलिए बनता है RON_O और यहाँ से KX अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपने लिया NaON_O, तो Na ज़्यादा एक्टिव होता है, ये प्लस वाला होगा, माइनस होगा, ऐसे टूटेगा, तो क्या बनेगा NaX, और ये R किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस O के साथ, तो बनेगा RON_O, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए ये लिखा मैंने C2H5Br प्लस KON_O, या फिर लिख दिया मैंने KNO2 या NaNO2, एक ही बात है। NaNO2 इसे लिखेंगे NaNO2, तो इसके केस में क्या बनेगा, C2H5ONO बनेगा, ध्यान रखना इसमें बनेगा ONO, चाहे ये लिखा होगा, इसमें बनता है ONO और KBr अलग हो जाएगा। और इसका सेम देखो सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप, N_O, यानी अब नाइट्रोजन से अटैच कर रहे हैं। पहले हमने ऑक्सीजन से अटैच किया था, अब नाइट्रोजन से अटैच करेंगे, नाइट्रोजन से, नाइट्रो ग्रुप से। तो यहाँ पे हमने क्या ले आए, अब देखो Ag ले आए, वही सेम कॉन्सेप्ट है, RX AgON_O। अब इसके बीच में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ये टूटेगा नहीं। अब ये टूटेगा नहीं तो ये तो अटैक करेगा ही करेगा, ये प्लस चार्ज है, माइनस है, प्लस किसके पास जाएगा, जहाँ माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ये इस नाइट्रोजन से अटैक करेगा, तो ये बन जाता है नाइट्रो ग्रुप, RN_O सिंगल बॉन्ड O। तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, ध्यान रखना, और AgX, इसे कहते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ये हमने डिस्कस भी किया था पहले, तो दोबारा आ गया, देखो कई बार रिपीट होंगे। ऐसे देखो C2H5Br प्लस AgNO2 लिखा होगा उसमें, तो ये क्या बनेगा, C2H5NO2 प्लस AgBr, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फिर वही आ गया C2H5Br, अगर मैंने KNO2 के साथ किया तो ये बनेगा C2H5ONO, और अगर मैंने कहा इसको AgNO2 के साथ किया तो क्या बनेगा,
C2H5NO2। तो सेम रीजन है, रीजन सेम क्या है यहाँ पे देखो, जो K और O के बीच का बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड होगा तो जल्दी टूट जाएगा, इसमें माइनस चार्ज होगा, इसमें प्लस चार्ज हो जाएगा। अब ये O माइनस अटैक करेगा। अब कौन अटैक करेगा, O माइनस अटैक करेगा, तो इसीलिए उसमें क्या बनता है, ONO बनता है। दूसरे केस में देखो AgONO, इसमें कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है, कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है तो इसका टूटना मुश्किल है। अब इसका टूटना मुश्किल है तो किससे रिएक्शन करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो इसीलिए R+ किससे अटैक करेगा, नाइट्रो के साथ अटैच होता है, तो इसीलिए ये पूरा ग्रुप निकलेगा। लेकिन अटैक किसके साथ होगा, इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये बोर्ड लेवल में कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और लास्ट है इसमें सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप, इससे एमाइन बनता है। जैसे आपने RX लिया, NH3 ऐड किया, तो NH3 का मतलब NH2 और यहाँ पे H, तो क्या होगा, HX बाहर हो जाएगा, ये R ग्रुप यहाँ लगेगा। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एमाइन। ये एमाइन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फिर RX से रिएक्शन कराया तो क्या होगा, HX बाहर हो जाएगा, एक और एक R यहाँ पे फिर अटैच हो गया तो R2NH, फिर एक H है इसमें, फिर RX से अटैच कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, HX फिर बाहर हो जाएगा, ये R यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसे R3N होगा, टर्सरी एमाइन, ठीक है। ये सेकेंडरी एमाइन था। आप कैसे भी बना सकते हो, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। फिर RX फिर रिएक्शन करवा दो आप, तो क्या होगा, अब तो पूरा अटैच हो जाएगा, R4NX, ये प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो इस तरीके से क्वार्टरनरी एमाइन भी बन सकता है। तो ये आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स लगभग फिनिश होते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो जो इसके लास्ट में जो कंपाउंड है, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, इसे थोड़ा सा एक बार आप खुद देख लेना। जैसे ये CH2Cl2 या क्लोरोफॉर्म है, जो क्या होता है, आप बेहोश करने के काम आता है, या CCl4 है, या ये आइडोफॉर्म है CHI3 फेरॉन है, और DDT है। इसमें DDT थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो एक बार आप इसे खुद देख लेना। इसको लास्ट में हम एक बार फिर से, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चन इससे बहुत कम आते हैं, रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको एक बार इसे थोड़ा सा देख लेना, फिर मैं लास्ट टाइम में से दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल, ईथर एंड एल्कोहल, ठीक। और इसको अगर चाहोगे तो हम कल जो एक लेक्चर आपको इसमें भी डाल देंगे, अगर आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो ये एक लेक्चर इसमें कल डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।